हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम लोग जानेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि एनसीईआरटी में आपका सेकंड चैप्टर है और फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग के साथ, और वो ये है कि हमें फिजिक्स को किस तरह से सीखना है। हमें फिजिक्स को सीखना है, नेचर से कम्युनिकेट करना है, ताकि हम नेचर के लॉस को फाइंड आउट कर सके, और उसके लिए हमें मैथमेटिकली नेचर से कम्युनिकेट करना होगा। और मैथमेटिकली जब हम लोग नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए हमने इस दुनिया में हर चीजों को नंबर्स के साथ जोड़ा है, और उन नंबर्स के जरिए हम नेचर में हर एक चीज से कम्युनिकेट कर पाते हैं। चाहे वो आपकी लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, हर चीज को आप नंबर्स के साथ जोड़ते हो। चाहे वो आपका फाइनेंशियल बजट हो, चाहे वो आपकी एज हो, चाहे आपने कितनी कैलोरीज ईट करी हैं, ठीक है, या फिर आपने कितनी देर तक अपनी एनर्जी लूज करी है या गेन करी है, हर चीज को आप किसके जरिए कम्युनिकेट करते हो? जरा सोच के देखो, नंबर्स के जरिए ही करते हो। और उन्हीं नंबर्स तो हर जगह सेम है, लेकिन एक नंबर लेंथ डिफाइन कर रहा है, वही दूसरा नंबर आपका मास डिफाइन कर रहा है। ये कैसे किया गया? ये किया गया जस्ट ए कॉमन सेंस के जरिए, यूनिट्स के जरिए। हमने कहा कि अगर वन और वन इन दोनों को देखा जाए तो ये सेम है, लेकिन अगर इसके पीछे यूनिट लगा दिया जाए मीटर और इसके पीछे लगा दिया जाए केजी, तो ये मास को बता रहा है। ये नंबर आपको मदद कर रहा है मास को जानने में, यानी कि उस बॉडी की क्वांटिटी को समझने में, ठीक है। तो यहां पे हम उस क्वांटिटी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कैसे? 1 kg के जरिए। एक लेंथ से अगर मुझे नेचर में एक डिस्टेंस से कम्युनिकेट करने की भाई आप कितने लंबे हो, तो ये 1 मीटर बता रहा है कि ये उसकी लेंथ है, यानी कि ये मीटर। और ये जो वन वन ये नंबर्स हैं, केजी एंड मीटर, इनको हम बस कहते हैं यूनिट्स। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यूनिट्स जो है, इसको अगर हम लोग सोचें सिंपल, देखो सिंपली आप सोचो कि कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो प्रॉपर बेस यूनिट्स होंगी, और कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस चीज को आपने पहली बार डिस्कवर किया है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इन चीजों को जब आप पहली बार बना रहे हो, ये किन्हीं भी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इनकी जो यूनिट्स आएंगी वो बेस यूनिट्स आएंगी, क्योंकि लेंथ लेंथ है, ठीक है, वो किसी से डिराइव होकर नहीं बना है। वेयर एज अगर आप यहां पे बात करो स्पीड की, लॉजिक को समझो, बस कॉमन सेंस के जरिए इन चीजों को समझा जा सकता है। आप स्पीड की बात करो तो वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम को देखा जाए तो डिस्टेंस जो है वो एक बेस यूनिट है, वो टाइम जो है वो बेस यूनिट है, लेकिन स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से डिराइव होकर आया है। दैट इज वाई स्पीड का जो आपका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, वो यूनिट होगा आपका डिराइव्ड यूनिट। और बाकी के जो जो डायरेक्टली आपको पहली बार नेचर में मिल रहे हैं, या जिनको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो बन जाते हैं हमारे बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का डिफरेंस समझना बहुत ही आसान सा है बच्चों, जैसी चीज है कॉमन सेंस। तो यहां पर अब यह जानना जरूरी है कि भाई वो बेस यूनिट्स है कौन कौन से, ताकि अब हम फिजिक्स में आगे उसको स्टडी कर सके। तो भाई टोटल आपके 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स हैं एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ क्यों बोला? जरूरी नहीं कि फ्यूचर में और कोई बेस यूनिट नहीं मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी। कुछ लंबे समय तक तो सिर्फ यही 3 चीजें आपकी बेस यूनिट थी। जब हमने करंट को डिस्कवर किया, उसके बाद ये नया बेस यूनिट आया। जब हमने केल्विन स्केल को डिस्कवर किया, तब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बेस यूनिट आया। जब हमने मोल्स में कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी, तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया। और जब हमने लाइट के ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी, उसकी इंटेंसिटी को जानने की कोशिश करी, तब यह बेस यूनिट आया। तो बेस यूनिट्स आपकी डिस्कवर होती रहती हैं। एज ऑफ नाउ आज तक हम ये 7 बेस यूनिट्स को डिस्कवर कर चुके हैं। बाकी जितनी भी यूनिट्स फिजिक्स में यूज होती हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो लेंथ रोज आपका पाला पड़ता है इससे, मास रोज पाला पड़ता है, टाइम, करंट आज हर घर में पहुंच चुका है, टेम्परेचर ये तो हम लोग गर्मी सर्दी झेलते ही रहते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम हर चीजों को जब खरीदते हैं तो क्वांटिटी में खरीदते हैं, उस चीज से ये आपका जुड़ा हुआ इंटेंसिटी। एक बल्ब है जो कम रोशनी दे रहा है, एक बल्ब है जो ज्यादा रोशनी दे रहा है, तो आप इन बेस यूनिट्स का एक मोटा मोटा और क्लियर आइडिया जो आप डे टू डे बेसिस पर देखते हो, वो आपको लग गया होगा, ठीक है। तो ये है आपकी 7 बेस यूनिट्स: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन बेस यूनिट्स के साथ अब ये आता है कि यार अगर मुझे किसी भी चीज का मास मेजर करना है, या टाइम मेजर करना है, या लेंथ मेजर करना है, या उसमें करंट मेजर करना है, तो इस चीज को मेजरमेंट करी कैसे जाए? हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ करंट है, या इसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ मास है, ठीक है, इसमें ये इस समय से इस समय के बीच में जो समय गुजरा है वो इतना लंबा समय है, इसको हम कैसे करेंगे? तो ह्यूमंस ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये बताया, ये सोचा, देखो सिंपल सोचा कि हम किसी एक पर्टिकुलर, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं मास के लिए, ठीक है, कि हमने कहा कि आज से हम
इस पर्टिकुलर वेट को आज से हम लोग 1 kg कहेंगे, और बाकी की इस दुनिया में जितना भी मास है सारा का सारा मास हम इससे कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये 1 kg है तो अगर कोई चीज ऐसी आई जिसका वेट आपने एक तरफ तराजू में रखा और दूसरी तरफ ये रखा, इसके जैसे दो मान लो ये तो फोन है, दो फोन रखने पर ये बैलेंस हो गया तो ये आपका 2 kg है। एज सिंपल एज दैट। तो मास का स्टैंडर्ड इसी तरीके से इतना समय गुजर गया तो इसको हम एक पहर कहेंगे, एक घंटा कहेंगे, या एक दिन कहेंगे, या एक सेकंड कहेंगे। तो यहां से आपका टाइम का स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट हुआ। एक लेंथ कि भाई इतनी लंबाई, मान लो ये मार्कर जितनी लंबाई को ही हमने कहा कि आज से हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है, अभी आप ऐसे ही अज्यूम करो, इसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे। तो जब 2 मार्कर आ गए तो ये 2 सेंटीमीटर बन गया। इसका आधा ले लिया, अगर मैंने मार्कर का थोड़ा आधा ले लिया तो 1.5 सेंटीमीटर बन गया। दैट्स इट। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड्स बनाए और ये लॉजिकल है। ठीक है, तो शुरुआत हमारी स्टैंडर्ड्स की इस तरह हुई थी, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि समय के साथ इनका जो, अगर मैं मास का स्टैंडर्ड लूं तो वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर मैं टाइम का स्टैंडर्ड लूं तो टाइम देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। ठीक है, और साथ ही साथ अलग ना कहूं, मैं ये कहूं कि टाइम के जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे ना, वो आपके इस तरह थे कि पहले सनडायल होता था, उसमें हम टाइम को देखते थे कि भाई अगर ये शेडो यहां से यहां आ गई, ठीक है, तो ये आपका 1 सेकंड होगा। लेकिन सूरज हर वक्त एक ही ट्रेजेक्टरी में नहीं होता है। मतलब गर्मियों में आपको सूरज ऐसे जाता हुआ दिखता है तो सर्दियों में इस तरह से जाता हुआ दिखता है। तो सनडायल भी आपका एक्यूरेट नहीं होता था। तो हर चीज के अंदर आपका एक एरर फंक्शन रहता था कि भाई हर यूनिट्स के अंदर जिसको आपने 1 kg बोला है वो भी टाइम के साथ डिटेरिएट हो रहा है, और उसका जो उसमें मास है वो कम हो रहा है, या उसके ऊपर कोई चीज आके लेयर जम जाती है तो उसका मास आपका बढ़ जा रहा है। तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड्स में धीरे धीरे, ये एक दो दिन का खेल नहीं है, ये चैप्टर आप एक ही दिन में पढ़ लोगे, लेकिन ये जो कहानी है स्टैंडर्ड बनाने की, ये कहानी बहुत लंबी है। ऑल द वे सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो मास का है वो तो आपका 2019 में तय किया गया है। ठीक है, तो ये पाषाण युग से जब से हम लोगों ने चीजों को नंबर्स देना स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो इस कहानी को समझना, स्टैंडर्ड्स हमें बनाने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि टाइम के साथ वेरी ना करें, और उन्हीं चीज को टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है। अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है जरूरी नहीं है कि वही स्टैंडर्ड आपका आगे भी कंटिन्यू करे। अब जैसे कि आपका देखो, जो मास आपकी एनसीईआरटी के बुक में देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी के बुक को देखें तो मास में लिखा है, एक प्रोटोटाइप है, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर है। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर है जिसको एज अ 1 kg स्टैंडर्ड लिया गया है, बट फ्रॉम मे 2019 से ये चेंज हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपकी एनसीईआरटी में अभी वो चीज अपडेट होकर नहीं आई है तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपका ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो चुका है। हालांकि बुक में जो लिखा है वही आपके एग्जाम में अगर पूछा गया तो पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो स्टैंडर्ड्स बना रहे थे ना, इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं। ठीक है, पूरी दुनिया अपने मास को कैलिब्रेट करती है उन स्टैंडर्ड्स के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या कहते हैं, दुनिया में काम आगे बढ़ता है। अब ये कोई बड़ी चीज नहीं लगती है कि यार अगर किसी ने 1 किलो एप्पल लिया, उसमें 0.1 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपका 0.01 kg भी अगर चीजें बढ़ जाती हैं तो फर्क पड़ता है। जैसे मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर में एक परफेक्ट मात्रा में आने चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो गए तो आपकी बॉडी के लिए वो डेंजरस हो सकता है। ऐसे केसेस के लिए, ऐसे छोटे छोटे प्रिसाइज सिनेरियोज के लिए, ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब एक मान लो एक प्लेन को या रॉकेट को आप डिजाइन कर रहे हो, जहां पर आपका जो नट बोल्ट्स हैं उनके साइज में अगर 0.1 मिलीमीटर का एरर आ जाता है तो नट मिड फ्लाइट के दौरान खुल सकते हैं। और ऐसा एक एयर क्रैश हो चुका है जिसमें गलती से एक हल्का सा 0.1 मिलीमीटर छोटा नट उसमें लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उसका रडर निकल गया था प्लेन का और प्लेन क्रैश हो गया था। ये कहानी बहुत पुरानी है, मैंने कभी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन नाम का एक शो आता था नेशनल ज्योग्राफिक पे, वहां देखा था इसको। ठीक है, तो एरर्स जो है जहां पे प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत होती है वहां ये स्टैंडर्ड्स आपके बहुत काम आते हैं, ताकि आप कैलकुलेशंस को ऐसे कर सको कि आपका एरर कम से कम हो। जीरो तो देखो आप कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो पॉइंट के बाद 10 जीरो के बाद एरर आए तो ये एरर आपके लिए चल जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद ही एरर आ जाए, जैसे 0.1 0.2, तो शायद आपको इन केसेस में, फार्मास्यूटिकल्स की केसेस में, आपके रॉकेटरी के केसेस में, प्लेन्स के केसेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनके स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। अब इनके स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए गए, इनके पीछे भी एक रोचक कहानी है। लेंथ के स्टैंडर्ड को देखते हैं। भाई पहले तो कहा गया कि यार एक रॉड ले ली, ये जो रॉड है ये हमारी 1 मीटर की रहेगी। ठीक है, लेकिन समय के साथ देखा गया कि यार टेम्परेचर बढ़ने और घटने से, यानी सर्दी और गर्मी आने पे ये लेंथ जो है सिकुड़ती और फैलती है, तो 1 मीटर वहां पर प्रिसाइज नहीं था। तो अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अब यहां पर ना एक मजेदार बात भी आएगी। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको क्यूरियस बने रहना है और सवाल उठाना स्टार्ट करना है, और सवाल उठाने के लिए मैं आपको अब कुछ अपनी तरफ से सवाल उठा के दिखाऊंगा ताकि आपकी वो हैबिट बने कि सही सवाल कैसे उठाए जाए।
भाई लेंथ को आज के टाइम पे 1983, ज्यादा पुराना टाइम नहीं है, 1983 में ये स्टैंडर्ड बनाया गया लेंथ के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने, ये तो हमने देख लिया। और हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स हमारे इनवेरिएबल रहे, समय के साथ चेंज ना करें, तो उसके लिए हम नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। और ये जो है, ये है लाइट की स्पीड, ठीक है, कि भाई लाइट इतने टाइम में, ये आपका टाइम है, ठीक है, इतने टाइम में जो आपकी लाइट है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको, यानी कि 1/में 2997992,458, ये एक्चुअली में लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। इतने टाइम में 1/299792458, ठीक है, सेकंड में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपका 1 मीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लेंथ का स्टैंडर्ड। अब लेकिन जो पूछने वाला सवाल है वो ये है, हम क्या करते हैं ना, हम इसको याद करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं। अब ये सोचो कि यार लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है दैट इज, ठीक है, 2 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं किलोमीटर्स में करूं, ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि भाई लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन अब इस बात को समझना कि यहां पर लाइट की स्पीड पहले नहीं खोजी गई है, पहले तो हम पुराने जमाने में डंडे की मदद से ही लेंथ को डिफाइन करते थे। तो हमने उस डेफिनेशन से उसको मीटर एज अ स्टैंडर्ड लेके लाइट की स्पीड को पता किया है, ना कि लाइट की स्पीड से हमने 1 मीटर निकाला था। तो ऐसा हमने किया कैसे, ये हम कैसे कर सकते हैं भाई, लाइट की स्पीड में ही, लाइट की स्पीड की यूनिट देखोगे तो उसके अंदर ही मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो वो कैसे यूज कर सकते हो आप मीटर को डिफाइन करने के लिए। पॉइंट को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक समझो कि भाई मीटर डिफाइन हुआ होगा तभी तो लाइट की स्पीड निकाली कि लाइट की स्पीड इतनी है, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि लाइट को एज अ स्टैंडर्ड लो और 1 बटा लाइट की स्पीड कर दो आप, इतने सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 मीटर होगा। तो उसके पीछे सिंपलेस्ट रीजन, ठीक है, वो आया आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरम के बाद आया, थ्योरी के बाद आया। और वो क्या था कि आइंस्टाइन ने देखा कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। तो जो हमने स्टैंडर्ड पुराना चुना हुआ था उस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके हमने काफी लंबे समय तक लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करी और अंततः हम इस वैल्यू पर पहुंचे। और फिर जब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के बाद लाइट के ऊपर फर्दर स्टडी की गई तो यह पता चला कि भाई मीटर बनाने के लिए जो आपने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट लिया है ये वेरी करेगा। चलो इसकी मदद से आपने लाइट को एज अ स्टैंडर्ड दे दिया, आपकी जो भी एक वैल्यू आ गई है ना कि 1 सेकंड में लाइट इतना ट्रेवल करती है, इस वैल्यू को अब आप एज अ स्टैंडर्ड लो और अब 1 मीटर को डिफाइन करो। सो अब ये मार्कर या ये रॉड श्रिंक या एक्सपैंड कर सकती है, लेकिन लाइट की जो 1 मीटर लेंथ आएगी, अब जो आपने फाइनली डिफाइन कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपका 1 मीटर जो होगा, 1 मीटर ना कभी श्रिंक करेगा ना कभी फैलेगा। और फाइनली आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड ढूंढ लिया जो इनवेरिएबल है, और इसलिए अब हम लोग इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। और ये ऐसे ही नहीं कि किसी ने बस मन किया बोल दिया, पूरी कमेटी बैठी, इसके ऊपर वोटिंग हुई और 1983 में आपका ये स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मास का भी था, प्लैटिनम इरिडियम आपका अलॉय है, ठीक है, जिसका 1 kg का एक ब्लॉक लिया गया और बोला गया कि ये वाला जो ब्लॉक होगा, ठीक है, इस ब्लॉक को हम लोग 1 kg कहेंगे। और ये बहुत ही कम वेरी करता है टाइम के साथ, ठीक है। एज अ एक शेल के अंदर इसको रखा गया, आपको स्क्रीन पे देखो इमेज दिख रही होगी, ठीक है, उसको रखा गया ताकि ये टाइम के साथ डिटोरिएट ना हो, और इसको एज अ 1 kg ब्लॉक लिया गया। बट ये भी टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब टूटता रहता है या हल्का हल्का इसमें मास में वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के फर्दर इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया गया। और ये जो अभी नई वाली चीज है, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमको एक मशीन की फोटो में आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो कि है आपका किबल्स बैलेंस, ठीक है। इसके जरिए अब क्वांटम फिजिक्स में जो हमने बढ़त हासिल करी है वहां पर हम लोग एक नए स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे हमने लाइट के लिए किया था। लाइट के अंदर हम लोगों ने सॉरी लेंथ के अंदर किया था, लेंथ के अंदर हमने लाइट को यूज किया क्योंकि लाइट की स्पीड वेरी नहीं करने वाली है। सेम उसी तरीके से मास के साथ एक बहुत ही प्यारा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, जो कि है आपका ये वाला कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। केमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ोगे, फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे आप, ठीक है। और टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग वेरी करेंगे, अभी तो ये जो किबल्स बैलेंस है ये कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है, कॉम्प्लिकेटेड खैर कुछ नहीं होता है, जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता है तब तक वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। हम फर्दर फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे को वो नॉलेज मिलती जाएगी जिसकी वजह से हम किबल्स बैलेंस को आगे चल के स्टडी कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये किया क्या गया है। चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन
अब जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बन रहा है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की मदद से बन रहा है। जैसे लाइट में मीटर पर सेकंड था, वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो यहां से ये लोग केजी का स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली इस टाइम मई 2019 में अब इन्होंने नए स्टैंडर्ड को शो कर दिया है, ठीक है, जो कि आपका किबल्स बैलेंस से निकाला गया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल सा प्रोसेस है वो, बट राइट नाउ अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब फिजिक्स में आपकी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ेगी, तो आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। हमें एटम्स के बारे में जानना होगा, चीजों को समझना होगा। हालांकि अभी ये नया नया चीज है, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं और एक दिन जरूर इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो उसके जरिए हम यहां पर मास का स्टैंडर्ड बना रहे हैं, न्यू स्टैंडर्ड, और अब इसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। और इन दोनों स्टैंडर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों स्टैंडर्ड्स फाइनली एक इनवेरिएबल स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, जो कि टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होंगे, टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होंगे। और हम ह्यूमंस ने शुरुआत करी थी वेरिएबल स्टैंडर्ड्स के साथ, लेकिन आज हम उस कगार पे पहुंच गए हैं इवॉल्व करके, जब हम इनवेरिएबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ चुके हैं। और यही तो ब्यूटी है साइंस की। हमने शुरुआत किया था एक जानवर की तरह, ठीक है, फिर हम इंसान बने, और फिजिक्स हमको उस रास्ते पर ले जा रही है जहां हम फ्यूचर में गॉड वाली पावर को पोजेस करेंगे, हम दुनिया को अपने हिसाब से चला पाएंगे। क्योंकि जिस चीज से मास क्रिएट होता है, ठीक है, उस फील्ड के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जिसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट का इसमें क्या रोल है कि वो आपके मास का स्टैंडर्ड बना रहा है। साइंस इस लेवल तक आगे बढ़ गई है, दैट इज वाई मैं कहता हूं कि क्यूरियस बन जाओ भाई। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया, रिलेटिविटी की दुनिया, टाइम ट्रैवलिंग की दुनिया, इन चीजों में आगे आपको खोज करनी है। अगर हम ये बेसिक्स चीजों से वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे, रट्टा मारते रह जाएंगे, क्वेश्चंस करते रह जाएंगे, तो कभी उस लेवल पर पहुंचेंगे ही नहीं। और वो लेवल कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इंसानों ने करके दिखाया और इंसान आज भी कर रहे हैं। द थिंग इज कि संख्या कम है, संख्या ज्यादा लोगों की वहां होगी तो हम इंसान इमॉर्टल्स भी बन सकते हैं, हम आगे चल के कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टाइम में आगे पीछे जाना भी किया जा सकता है, बट हाँ, टाइम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है जरूर सोचना, ठीक है। आप मल्टीवर्स को देख सकते हो, आप एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेलीपोर्ट कर सकते हो, इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हो, और ये वो फैंटेसीज हैं जो सबको पसंद है, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑब्जर्व द नेचर, आस्क द क्यूरियस क्वेश्चंस, ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। नेचर खुद ब खुद आपको आंसर देगा, बस आपको मैथमेटिकली उससे कम्युनिकेट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, लेंथ मास इनके स्टैंडर्ड्स को हमने देखा, ठीक है। अभी जो नया स्टैंडर्ड है ये चेंज हो चुका है, बट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना जो वजन होगा ये 1 kg है, बाकी सारे वजन आप इसके अकॉर्डिंगली करोगे। और हाँ, पुराने टाइम पे जो आपका मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, ये डिजिटल मैगजीन में, वॉक्स की मैगजीन थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि पुराने टाइम पे लोग अपनी मशीन को कैलिब्रेट कराने के लिए फिजिक्स की लैबोरेटरीज जहां पर वो स्टैंडर्ड रखा होता था वहां जाते थे। बट ये जो किबल बैलेंस है इसका मिनिएचर वर्जन बनाया जा रहा है, ताकि अब ये लोगों को सेल किया जा सकता है कि आप अपने पास रखो इस चीज को, शॉप्स वाले आगे चल के उसी को रखेंगे, और वो चीज क्वांटम मैकेनिक्स की जो कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क करता है, जिसमें एक तरफ एक्चुअल मास है और एक तरफ आपके, ये बेसिकली किबल्स बैलेंस करता क्या है, मैंने जो अभी तक उसकी देखो उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया है, लेकिन उसका एक आर्टिकल पढ़ा है मैंने। एक तरफ वो मैकेनिकल वेट को बैलेंस करता है और एक तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को बैलेंस करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनको बैलेंस करता है। और इनके बीच में उसने रिलेशन डेवलप किया है ताकि आप उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ रिलेट कर पाओ, और यहां से आप ये बता पाओगे कि इसमें कितना वजन है। मान लो मैंने यहां पर एक एप्पल रखा, इसमें जो भी मास होगा, जो भी इसका वेट होगा, इसको वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस के साथ। और यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट के कैलकुलेशन इस वैल्यू की मदद से ये बताएगा कि इसका एक्यूरेट मास कितना है, एग्जैक्ट मास कितना है, ठीक है। तो इसका मिनिएचर वर्जन जल्दी बन के शॉप्स में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी का मतलब 10-12 साल और लगेंगे, ठीक है, शायद इससे ज्यादा भी लग जाए, क्या पता इससे पहले भी हो जाए, बट मोटा मोटा इतना टाइम आपको लगेगा। और हाँ, इस चीज को एग्जैक्ट होने के लिए, ठीक है, इस किबल्स बैलेंस को दुनिया को यूज करने के लिए, जैसे आपने लाइट की स्पीड को फाइनलाइज कर दिया, उसी तरीके से ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी फाइनलाइज करना होगा। और ये काम आसान नहीं है, काफी टाइम से इस पे वर्क चल रहा है, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। इस वैल्यू को देखो, 6.6260715 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34, कितनी छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू को प्रिसाइज कैलकुलेशन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया गया होगा, तब जाके इस वैल्यू को हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। पहले ये वैल्यू भी वेरिएबल ही थी, आपने प्लैंक्स के कांस्टेंट को डिस्कवर किया था, उसकी वैल्यू को जब आप ढूंढ रहे हो तो उसमें समय के साथ वेरिएशन आता रहता है, थोड़ा थोड़ा हम और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं, बट 100% एक्यूरेसी तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक हम उसको स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं। और अब अगर हम उसको एज अ स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो यानी कि यही है वो प्लैंक्स की आखिरी वैल्यू, जिसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में यूज करने वाले हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। सून फिजिक्स में आपको ये बात समझ आएगी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
ठीक है, चलो तो लेंथ और मास का स्टैंडर्ड हमें समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हम टाइम के स्टैंडर्ड पर। ठीक है, टाइम के स्टैंडर्ड को कैसे लिया गया, वही पहले ये सन डायल, फिर दूसरी घड़ियां, पानी वाली घड़ी कि पानी का एक एक ड्रॉप गिरता रहेगा। ठीक है, उससे घड़ी बनाई हमने, बट वो सब में वेरिएशन रहता है ठंडी गर्मी की वजह से। फाइनली सीसीएम का 133, ठीक है, जो आपका ये होता है एटम होता है, इस एटम के अंदर आपके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में शायद 56 या 55, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट हाँ, जो मुझे पता है वो ये है कि लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अकेला होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप अभी केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज एज ए जनरल बताता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक लेवल से दूसरे लेवल और निचले लेवल पर ऑस्किलेट करते हैं। ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं डिपेंडिंग कि एनर्जी आ रही है या जा रही है। मतलब एनर्जी आएगी इसके अंदर तो ये अप जाएगा, और एनर्जी निकल जाएगी इसमें से तो ये डाउन आएगा, एक शेल एक ऑर्बिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक जनरल फॉर्म में। और हम इस चीज के ऊपर सिर्फ ऐसा नहीं है, यहां पे तो हमें सिर्फ डेफिनेशंस पता चल रही हैं। समय के साथ आगे बढ़ेंगे जब हम, हमारी फिजिक्स का ज्ञान जैसे जैसे सीक्वेंस में अपडेट होता जाएगा, हम इन चीजों को और अच्छे से मैथमेटिकली समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, हम हर चीज को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑस्किलेशन है इसका अप डाउन करने का, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है इसका, इसमें एक समय गुजरता है। ठीक है, इसमें एक समय गुजरता है, और एक ऑस्किलेशन को, ठीक है, अभी आप वेव्स वगैरह पढ़ोगे तो ऑस्किलेशंस भी आपकी क्लियर होंगी। एक ऑस्किलेशन को, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये पेंडुलम लटका रखा है, ये यहां से गया यहां तक, फिर वापस यहां आया, तो ये हुआ इसका एक ऑस्किलेशन। ठीक है, इसमें एक समय गुजरा। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि यार जब 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, यानी कि 919 करोड़ 26 लाख 31,770 ऑस्किलेशंस जब कर लिए उसने, उस इलेक्ट्रॉन ने, तो उस इतने ऑस्किलेशंस में जो समय गुजरा, उस समय को हमने बोला, आज से यही स्टैंडर्ड है हमारा, 1 सेकेंड। क्या ये वेरिएबल है? यस, ये वेरिएबल है। कई 100 सालों में 1 सेकंड का फर्क आ जाता है, बट इतने लंबे समय में अगर 1 सेकंड का फर्क आ रहा है तो उतना एरर हम चला लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस पर भी वर्क किया जा रहा है, आज इस पर काम चल रहा है कि भाई हम ऐसे स्टैंडर्ड को देखें जिसको हम ऐसा कह सके कि फाइनली अब ये उसी पे रिलाई करेगा और ये फाइनल स्टैंडर्ड होगा। जैसे लेंथ का और मास का बना दिया गया है, टाइम के स्टैंडर्ड पर भी काम चल रहा है, ताकि टाइम भी आपका पूरा इनफाइनाइट टाइम भी गुजर जाए तो भी आपके टाइम में 0.00001 सेकंड का भी एरर ना आए। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ये सीसीएम क्लॉक या फिर एटॉमिक क्लॉक को यूज किया जाता है। अगर एटॉमिक क्लॉक्स में एरर ज्यादा होता तो जीपीएस सिस्टम आपका वर्क नहीं करता, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, और हाई स्पीड से मूव करने की वजह से रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट लग जाता है उन पे, जिनसे उनकी क्लॉक हमारे रिस्पेक्ट में स्लो चलती है और हमारी क्लॉक फास्ट चलती है। तो वो एक्यूरेट टाइम को कैसे मेजर कर पाएंगे? ये एटॉमिक क्लॉक जो है वो डिफरेंस को बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेट कर पाती है। ठीक है, और उस डिफरेंस को उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि उसको धरती का टाइम पता चले, और उसके हिसाब से सैटेलाइट आपको करेक्ट टाइम आपको बता पाता है और आपकी लोकेशन ढूंढ पाता है। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला तो आपका सैटेलाइट यूज कर रहा है, अगर वो अपनी क्लॉक को यूज करेगा तो डिस्टेंस गलत बताएगा, और डिस्टेंस गलत बताएगा वो, तो आपकी जो पोजीशंस होंगी वो गलत हो जाएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कि एक स्मॉल एरर छोटी जगह पर तो स्मॉल है, लेकिन दूर डिस्टेंस पर वो लॉन्ग हो जाता है। कैसे? अगर मान लो मैं यहां से इस बिंदु को प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं इसको सीधा देखता हूं, ठीक है, और थोड़ा से एरर के साथ देखता हूं, बहुत थोड़े से एरर के साथ देखता हूं, तो मेरा एरर का जो गैप है वो ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर मैं इस बिंदु पे और आगे चला जाऊं और इस एरर को सेम वे में प्रोजेक्ट करूं, तो दूर जाते जाते ये एरर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर सैटेलाइट्स अपने क्लॉक के हिसाब से आपके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उनको जो डिस्टेंस मिलेगा, हम देख ही चुके हैं अपनी मैथ की वीडियोस में कि सैटेलाइट्स क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं जिससे आपकी डिस्टेंस बताई जाती है। बट अगर वो रेडियस छोटा या बड़ा हो गया, तो जो दूसरे सैटेलाइट्स अपने स्फीयर्स बना रहे हैं उसका भी अगर रेडियस छोटा या बड़ा हो गया, तो उनका कोइंसाइडिंग पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। और बहुत पास होते सैटेलाइट्स तो एरर छोटा होता, लेकिन दूर है इस वजह से वो एरर बड़ा हो जाएगा। मैं खड़ा हूं दिल्ली में, और इस वेरिएशन की वजह से अगर अगर मान लो, मोटा मोटा मान के चलो, आधा किलोमीटर का भी डिफरेंस अगर आ गया आपके जीपीएस लोकेशन के अंदर, आधा किलोमीटर का डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस है? यहां से आधा किलोमीटर दूर आप इमेजिन करो, आप वहां नजर आ रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो ए रोड पर, इसके पैरेलल जो रोड चल रही है, जीपीएस बोल रहा है कि आप इस पे जा रहे हो, तो कितना मुश्किल हो जाता आपके गूगल मैप्स को यूज करना। सोचो नेविगेशन कितनी मुश्किल हो जाती। दैट इज वाई इन स्टैंडर्ड्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसलिए स्टैंडर्ड्स को जितना हो सके उतना इनवेरिएबल रखा जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से
करंट का भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि 1 एम्पियर करंट को हम इतना ही बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको भी हम कि भाई इतने टेम्परेचर को हम इतना केल्विन ही बोलेंगे। केल्विन बोला है मैंने, डिग्री सेल्सियस नहीं, क्योंकि ये केल्विन में है इसका यूनिट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका मोल में होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला में होगा। और इन चीजों के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि हाँ, इनके भी स्टैंडर्ड्स बने हैं, बट इनके स्टैंडर्ड्स को डिस्कवर किया है हम लोगों ने टाइम टू टाइम। तो जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे तब हम इसके लिए रेडी हो चुके होंगे कि इनके स्टैंडर्ड्स को समझे। अभी शुरुआती टाइम में जस्ट आपको एज अ आर्टिकल जैसे आप रीड करते हो, इसी तरीके से आप बुक से इसको रीड करो। ये भी बताऊंगा मैं आपको, ये केल्विन स्केल कैसे ढूंढा गया ये भी बताऊंगा आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या क्या रोल है ये भी बताएंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके बारे में भी बताएंगे। बट उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर जब हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन बैठ के चीजें नहीं बनी है, इसके लिए जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता गया उसके बाद हम डिफाइन कर पाए कि स्टैंडर्ड्स कैसे डिफाइन करने हैं। वरना शुरुआती दौर में जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, बस रॉड ही तो था, एक पत्थर ही तो था, एक पहर ही तो था, जिसको हमने समय, मास और लेंथ मान लिया था। उसी तरीके से अभी इनको सिर्फ रीड करो आर्टिकल की तरह, लेकिन सही वक्त आने पर, यानी कि जब आप इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ रहे होगे तब इनके बारे में जानोगे, तो उनके स्टैंडर्ड्स को आप समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, ये है आपका एसआई यूनिट्स, और जो आपके ये यूनिट्स हैं आपके 7 बेस स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड्स को क्यों ढूंढा जाता है ये हमने जाना, और उनको इनवेरिएबल क्यों बनाना है ये भी हमने जाना, और देखा इनकी वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जीपीएस वाला एग्जांपल हो गया आपका, फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिकल के अंदर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो वो ड्रग ओवरडोज बन सकता है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए ही हम लोग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। वरना आम लेवल पर देखा जाए कि भाई 2 किलो सब्जी लानी है, मतलब ये 2 लीटर दूध लाना है, उन केसेस में उतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कई कई जगह ऐसे भी तो होते हैं जहां एक्यूरेसी की जरूरत होती है। आम जिंदगी में बेशक ना हो, लेकिन कुछ खास जगहों पर तो जरूरत है, और वो खास जगह आपके साथ जुड़ी हुई है। दवाइयां आपके साथ जुड़ी है, जीपीएस नेविगेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है। इवन वॉर के टाइम पे जीपीएस नेविगेशन इस तरीके से अगर गलत इंफॉर्मेशन देना लग जाए, ठीक है, कि भाई यहां पर लोकेशन हमको भेजा गया, हमको बता रहा है कि भाई जो दुश्मन सैनिक है वो यहां पर है, बट एक्चुअली में ये रिलेटिविटी के एरर की वजह से हो रहा है, जबकि दुश्मन यहां पर है, हम अपनी तोप का निशाना इधर लगाएंगे, वो इधर से हम पे बंदूक तान देंगे, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको बेस यूनिट समझ आए होंगे, एसआई यूनिट्स क्या हैं ये चीजें समझ आई होंगी। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखो, यूनिट्स क्यों लगाते हैं, ताकि हम डिफरेंस बता सके, और नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है कि हम फिजिक्स के अंदर और क्या करते हैं, हम मेजरमेंट्स करते हैं, हम चीजों के लेंथ को, साइज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें मेजरमेंट करनी तो आपको आती ही है, लेकिन आप यहां पर देखना ह्यूमन की इंटेलिजेंस को देखना, ठीक है, कि और आप क्यों देखना है आपको उस इंटेलिजेंस को, ताकि आप भी वही इंटेलिजेंस यूज करो। कोई भी चीज किताबों से नहीं सिखाई जाती है, क्यूरियोसिटी से सीखी जाती है, ठीक है। किताब तो एक जरिया है आपको बस उस सही राह दिखाने के लिए, ठीक है। जब तक आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक हम वो नई चीजें ढूंढ नहीं पाएंगे। अब सोचो, आज हम लोग किताबों से पढ़ के परेशान हैं। आज से 2300 साल पहले, ठीक है, एरिस्टार्कस नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बताया था कि चांद का जो डायामीटर है, यानी कि डायामीटर ऑफ मून, ठीक है, वो डायामीटर ऑफ अर्थ से अगर मैं 3.5 डिवाइड कर दूं तो इसके बराबर होगा। और अब जब हम प्रिसाइज मशीन से, हमारे पास वे है कैलकुलेट करने का, और हमने कैलकुलेट किया, ही वॉज सो मच क्लोज, इतना क्लोज कि सिर्फ 1 या 1.5% का एरर था एग्जैक्ट डायामीटर से, इतना ही एरर निकल कर आया। तो उन्होंने इस डायामीटर को कैसे ढूंढा, ठीक है, इसके लिए उन्होंने यूज करा वो कला को, जिस कला को आप लोग मैथमेटिक्स में देखते आए हो 7th 8th 9th 10th, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर। और वो कला क्या थी, वो कला थी नेचर से, ज्योमेट्री तो आप देखते आए हो, लेकिन उसके ऊपर एक और कला है, नेचर से बात करने की, क्यूरियस रहने की, चीजों को ढूंढने की, ठीक है। हम जब तक सिर्फ पढ़ रहे हैं तब तक हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं। नेचर से जब हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली में पढ़ भी रहे हैं, चीजों को ढूंढ भी रहे हैं, और अपने आप को वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं। अगर मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है तो मैं जिम जाके बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करूंगा, और अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है या मैथमेटिशियन बनना है या साइंस की दुनिया में कुछ करना है तो साइंस का जो एक्चुअल वे है, ऑब्जर्वेशन, मुझे उसी वे में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अगर मैं उस वे से ही हट जाऊं, अब मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है और मैं यहां पर बस क्या कहते हैं, खाना खाने पर ही ध्यान दूं या दूसरा एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दूं जो बॉडी बिल्डिंग से हटके है, तो मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा नहीं। सेम गोज विद योर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हमें साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ने का जो राइट वे है, उसी वे में अगर पढ़ेंगे तभी हम लोग उस चीज को अचीव करेंगे, और वो वे है ऑब्जर्व करना नेचर को, कम्युनिकेट करना मैथमेटिकली, और सही सवाल पूछना ताकि जवाब खुद ब खुद चलकर आपके पास आए। ये काम है। मैथमेटिक्स की वीडियो में आपने वो चीज नोटिस करी होगी, ठीक है। सो चलो, अब देखो,
एरिस्टार्कस ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई सन जो है बहुत दूर है, इसलिए जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो कि आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा। आज की दुनिया बस फोटो खींच के अपलोड करने पे ध्यान देती है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो मून की डिस्क बन रही है, ठीक है, इत्तफाकन ये जो डिस्क है आपकी, ठीक है, ये मून है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहां पीछे कहीं सन है, ठीक है, ये रहा सन। अब ये जो मून की डिस्क बन रही है ना, इसकी जो शेडो आ रही है, ये बेसिकली मून का डिस्टेंस अर्थ के साथ कुछ ऐसा है कि ये पूरा का पूरा सन की डिस्क को ढक लेता है। ये पूरा का पूरा क्या करता है, सन की डिस्क को ढक लेता है, ठीक है। इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, खुद से नहीं बनाया, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, हम वो देख रहे हैं। तो आपकी बुक से अलग है थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि यहां पर आपको ये दिखेगा कि नेचर से बात करने से आप हर चीज पता कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने देखा, जो कि आप भी देखते हो, कि जब हमारे यहां पर सोलर एक्लिप्स होता है तो मून जो है वो सन को पूरा ढक लेता है, यानी कि जो इसका रिलेटिव डिस्क साइज है इनके डिस्टेंस के हिसाब से, वो क्या कर रहा है, इसको पूरा का पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो इट मीन्स अगर आपको यहां पर अर्थ और मून का डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, और रेडियस पता चल जाए, तो आप यहां पर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के सन के साथ भी वो काम कर सकते हो कि भाई इनका डिस्टेंस कितना होगा। और ये चीज आपने पढ़ी है, लेकिन अभी ना हमें मून का डिस्टेंस पता है ना मून का डायमीटर पता है, तो अभी हम ये चीज यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके जरिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो मून है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा अब, ये जो सन है, ठीक है, और ये जो अर्थ है, अब इसकी शेडो पर उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये जो लाइट आ रही है, क्योंकि भाई सन पूरा ढका हुआ है, तो सन के कॉर्नर से जो बीम है, जो यहां तक आपके पहुंच रही है शैडो रीजन के बाहर, वो टेपर्ड रेज आ रही है। टेपर्ड मतलब जो ये इस तरीके से एंगल पर आती हैं, उनको हम लोग टेपर्ड रेज बोलते हैं। पैरेलल रेज, टेपर्ड रेज, पैरेलल रेज, टेपर्ड रेज, ठीक है। तो ये आपकी टेपर्ड रेज हो गई, और क्योंकि बहुत दूर से जो लाइट आती है वो आपकी आपकी क्या होती है, टेपर्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने अगले इवेंट को देखा, ये क्या है आपका, ये है आपका सोलर एक्लिप्स। वही टाइम के साथ घूमकर चांद एक दिन इधर आएगा कभी ना कभी तो, और चांद यहां पर होगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका लूनर एक्लिप्स, क्योंकि अब अर्थ की शेडो पड़ेगी, और ये जो सन है ये एक्चुअली में बड़ा है यहां पर, ठीक है, वो तो मैंने पास दिखाया, एक्चुअली में ये बहुत पीछे बनाना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। तो यहां पे जो रेज आएंगी वो मैं यहां से दिखाऊंगा ऐसे। सन है, बहुत दूर है, ऑलमोस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा दूर है, इसलिए जो रेज यहां पर भी बनेंगी वो सेम, क्योंकि पूरा का पूरा मून जो है आपका अर्थ में ढक जाता है। तो ये जो उन्होंने टेपर्ड रेज बनाई, हालांकि एग्जैक्ट इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरर भी नहीं है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट इसको पैरेलल ले लिया कि भाई जो सन की रेज आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, बाकी जो पैरेलल रेज हैं वो तो सीधी निकल जा रही हैं, उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इस चीज को ट्रेस करते हुए यहां से वो इस तरह से आए, ठीक है। अब ये देखो, ये रेस पुरानी ट्रेसिंग के पैरेलल ली है, और अब उन्होंने ज्योमेट्री का और अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, जहां से ये मून है ना, पैरेलल लाइंस बनाओ, ठीक है। पैरेलल लाइंस बनाया, इसको उन्होंने बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत छोटे सा शेडो रीजन है, नेग्लिजिबल लेंथ माना, ठीक है। तो अब आप खुद लॉजिक लगाओ, ये रहा मून, ये रहा वो पॉइंट जहां पर ये दोनों रेज आपकी मीट कर रही हैं, और ये रही आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब आप देखो ये लेंथ कितनी होगी, ये होगा डायामीटर ऑफ मून। तो ये लेंथ कितना होगा, डायामीटर ऑफ मून, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, डायामीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों ढूंढा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हाफ लेंथ है ये रेडियस ऑफ मून के बराबर है। और अब देखना, यहां से भी आप पैरेलल लाइंस बना लो, ठीक है, यहां से भी आप पैरेलल लाइंस बना लो, थोड़ा सा सीधा बनाना होगा इसको, ठीक है, यहां से भी आप पैरेलल लाइंस बना लो, शायद टेढ़ा बन गया है, माफ करना, ठीक है। मेरा काम है यहां से स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाई, और अब आप मून को देखो, मून यहां होगा, मून यहां आएगा, मून यहां आएगा, और एक टाइम आएगा जब मून इस लाइन को जस्ट टच करेगा, ठीक है, मून इस लाइन को टच करेगा, ये यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी घड़ी लेकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही मून इस शैडो रीजन को, इस रीजन को मून टच करेगा, ठीक है, जैसे ही इस शैडो रीजन को मून टच करेगा, यानी मून जो पूरा गोला आपको नजर आ रहा है वो अचानक से गायब होना, हल्का सा स्लाइस गायब होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने अपनी क्लॉक को स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी क्लॉक को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और टाइम नोट किया, ठीक है, टाइम नोट किया कि ये जो मून अभी ऐसे दिख रहा है, अब ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे दिखना स्टार्ट हुआ, ऐसे करते 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 जैसे गायब हो गया, उन्होंने टाइम नोट कर लिया कि भाई मून के गायब होने को, ठीक है, गायब होने को क्या बोलूंगा, मून गायब, गायब ही लिख देता हूं, ठीक है, होने में जो टाइम लगा वो T1 टाइम लगा,
ठीक है। और अब ये फिर से बैठे हुए हैं, वापस से इन्होंने क्लॉक को तो देख ही रहे हैं, ठीक है। जब मून पूरा गायब हो गया तब इन्होंने वापस से दोबारा क्लॉक स्टार्ट कर दिया, और फिर जैसे ही मून अपीयर होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही उसका एक कॉर्नर दिखा, यानी कि मून जो एक्चुअली में ऐसे है, जस्ट उसका जब इतना सा पार्ट उनको नजर आया, ध्यान से देखो मेरी उंगली के नीचे, जैसे ये नजर आया, उन्होंने उस टाइम को भी कैलकुलेट किया और वो टाइम उन्होंने T2 लिख लिया, ठीक है। मून गायब हुआ तब से लेकर मून जैसे ही उसका एज अपीयर हुआ वो टाइम T2 हो गया, और फिर मून यहां पर पूरा निकल कर आ गया, ठीक है। और अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो पैरेलल लाइंस थी ना, ये क्यों निकाली गई थी? बिकॉज दिस इज डायामीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये जो गैप है यहां पर, ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है, मैं यहां पर ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, और आप देखना ऑब्जर्वेशन, ये जो सन की रेज है और ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ से जो ये पैरेलल लाइन जा रही है, इसके बीच में एक्चुअली में आपका जो मून आएगा, ठीक है, इसके बीच में जो मून आएगा वो हाफ मून होगा, वो हाफ मून होगा। क्यों होगा हाफ मून? ठीक है, ये रेज और ये रेज आपकी पैरेलल है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी वो कितनी थी? हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। इस चीज को पैरेलल है, डिस्टेंस भी सेम है, उठा के यहां रख दो, ठीक है। ये देखो सब कुछ सेम टू सेम तो है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपका सेम है, ये डिस्टेंस भी आपका सेम है, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। क्या बन गया? सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर ये आपका हाफ डायमीटर ऑफ मून है तो ये भी आपका क्या होगा? हाफ डायमीटर ऑफ मून होगा। तो अब देखो मैथमेटिक्स का कमाल, ये अर्थ का डायमीटर है, ये सन की रेज हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है? डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाई 2। ये वाला डिस्टेंस कितना है? डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाई 2। पूरे सन को गायब, सॉरी पूरे मून को गायब होने में, ठीक है, T1 टाइम लगा था, पूरे मून को गायब होने में T1 टाइम लगा था। तो T2 टाइम को जब T1 से कंपेयर करोगे, T2 टाइम को T1 से जब आप कंपेयर करोगे, तो भाई एक डायमीटर लेंथ को, पूरा मून गायब हो यानी कि डायमीटर अमाउंट की लेंथ आपकी गायब हुई है, तो T2 टाइम आया उसका 2.5 गुना। कितना आया? उसका 2.5 गुना आया। तो यहां पर पूरा मून जब गायब हुआ था उसका 2.5 गुना टाइम लगा शेडो रीजन में, यानी कि मून आपको नजर नहीं आ रहा था। कहने का मतलब है कि अगर T1 टाइम आपका 1 घंटा है तो T2 टाइम आपका 2.5 घंटा निकला था। जब उन्होंने वो रेशियो निकाला, 1 घंटा एग्जांपल के लिए लिया है, जो भी टाइम निकला होगा T2 टाइम उसका 2.5 गुना था। तो इट मींस ये लेंथ dm/2 है, ये लेंथ dm/2 है, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। ये कितना है आपका? 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। ये लेंथ पूरे मून को गायब होने में अगर T1 टाइम लग रहा है, तो यहां पर उसका 2.5 गुना टाइम लगा उसको छुपे रहने में, तो ये हो गया 2.5 गुना द डायमीटर ऑफ मून। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई? ये है 0.5, ये है 2.5, ये है 0.5, तीनों को ऐड किया 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, ये पूरी लेंथ किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है। सो डायमीटर ऑफ मून इज डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 3.5। और आज तो हम जानते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। रेडियस है 6400, तो डायमीटर हो जाएगा 1,28,000, ठीक है। तो आपका हो गया 12800 डिवाइड बाई 3.5, और आप इसको डिवाइड करो और गूगल करो डायमीटर ऑफ मून कितना है, और सोचो 2200 साल पहले, 2200 या 2300 साल पहले एरिस्टार्कस ने इस चीज को ढूंढ लिया था। रेडियस ऑफ अर्थ को भी 2200 साल पहले एरिस्टोथीन ने ढूंढा था। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि शैडो वाला पार्ट लेके, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने, अमेजिंग हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप वहां देख सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? कैलकुलेशंस, मेजरमेंट। मैं यहां सिर्फ आपको ये नहीं बताने आया कि पैरेलैक्स मेथड ये है, जो बुक में लिखा है वो नहीं। एक्चुअली में हमें साइंस में क्या करना है? बातें करनी है, एक दूसरे को समझाना है कि चीजें इंटेलिजेंट वे में कैसे करी जाती हैं, ठीक है। जो आप यहां पर मेजरमेंट करने वाले हो, ये कोई स्टेप्स नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता सकता था डायरेक्टली पैरेलैक्स मेथड की, यार देखो ये बहुत दूर है प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट बहुत दूर है, इसलिए ये जो डी डिस्टेंस है और ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है, इसको आप सर्कुलर आर्क मान लो, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, थीटा सॉरी डी इज इक्वल टू बी अपॉन में थीटा के बराबर होगा। ऑलरेडी हम लोग सर्कल का पार्ट जो हमने देखा था ना, एक सीरीज हमने बना रखी है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पर भी है और यूट्यूब पर भी मैंने डाल रखी है कि आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए बिफोर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सर्कल को जब हम पढ़ रहे थे वहीं तो हमने ये सीख लिया था। तो जो चीज हमें ऑलरेडी पता है उस चीज को लेके हम क्यों परेशान हो। लेकिन ये एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने? ये दिखाने के लिए कि भाई ये चीजें एरिस्टार्कस को किसी किताबों में नहीं मिला था, ठीक है। उन्होंने नेचर से बात करने की इच्छा दिखाई। मैंने कहा था ना पहल आपको करनी है, उन्होंने पहल करी और लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स को देख के उन्होंने ये बता दिया कि डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून के बीच में क्या रेशियो होगा। इट मींस ये हर बार साबित हो रहा है कि जिन्होंने पहली बार चीजों को डिस्कवर किया है तो वो सिर्फ नेचर से बात करते थे, और ये इंपॉसिबल टास्क नहीं है, क्योंकि पाषाण युग से आज तक ह्यूमैनिटी को वही चेंज करते आए हैं जो नेचर से बात करते आए हैं, और आपको भी वही तो सीखना है। यही तो साइंस की असली ब्यूटी होगी
साइंस जो एक्चुअल में साइंस है वही सीखने को कह रहा हूं बस, ठीक है। तो इसी वे में करो, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और चीजें आप नई नई सीखोगे। अब जैसे कि आपका अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ। तो आपने देखा एक वे है, ठीक है, लेकिन ये कोई स्टेप्स नहीं है। यहां पर आपको अपनी इंटेलिजेंस और अपनी नॉलेज जो अभी तक आपके पास है उसका इस्तेमाल करके आगे के लिए नॉलेज बढ़ानी है, ताकि आप उन चीजों को सीख सको जो आज तक खोजा जा चुका है, ताकि आप इस लायक बन जाओ कि आप आगे वो खोज सको जो आज तक खोजा नहीं गया है, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब देखो, आपका यहां पर बुक के अंदर एक दिया हुआ है, ठीक है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद ना बच्चे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है, जिसमें ओलिक एसिड का यूज किया गया है। इसके ऊपर काफी वीडियोस भी हमने देखी हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दा यहां पर ये नहीं है। मुद्दा जो है वो समझने वाला ही है कि हम स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम उसमें स्टेप्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने पहले अल्कोहल लिया, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाला। हम पढ़ते कैसे हैं, हमें पढ़ना कैसे चाहिए, इस चीज को देखते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ओलिक एसिड लिया, ठीक है, उसको उससे हमने एक सॉल्यूशन बनाया जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का था, कैसे ओलिक एसिड को अल्कोहल में डाल के, तो ये सॉल्यूशन बना। फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने उस सॉल्यूशन को लिया और फर्दर उसको अल्कोहल में डाला और हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा कि ओलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है 20/20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर हम ड्रॉपर्स लेंगे, ठीक है, और उस पे उसको हम लोग पानी पे डालेंगे ओलिक एसिड को, तो वो मोनो एटॉमिक लेयर बना लेगा। फिर हम उसकी थिकनेस को मेजर करेंगे। लेकिन ये हुए स्टेप्स। मेन बात क्या है, हम स्मॉलर डिस्टेंसेस को भी मेजर करना सीख गए हैं, और उस मेजरमेंट के पीछे ना एक वे नहीं है, एक इंटेलिजेंस छुपी हुई है। नेचर से बात करने का एक तरीका बता रहा है वो, और वो क्या है कि भाई ये जो ओलिक एसिड वाला मेथड है, ये पहली बार थोड़ी किया गया होगा। हम लोगों को काफी लंबे समय लगा होगा इस मेथड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को या इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से एटम्स हैं या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोनो एटॉमिक या मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा पानी के ऊपर। और इसको करने के लिए ऑलरेडी हम कितनी केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशंस करी होंगी हमने, तब यहां पर पहुंचे होंगे, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री के साथ जुड़ के हमें चीजों को समझना है। तो हमें टाइम से ये पता चला, हम बस इसमें एक लाइन जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, कि बहुत टाइम के बाद हमें ये पता चला कि ओलिक एसिड जो है ये बेसिकली क्या करता है, एक मोनोलेयर बनाता है। मोनोलेयर बनाता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। तो अब लॉजिक को समझना, ये पानी है, ठीक है, और इस पानी के ऊपर, ठीक है, ये पानी के ऊपर आपका जब ओलिक एसिड की एक ड्रॉप डालोगे तो यहां पर एक इस तरह से लेयर बन जाएगी, ठीक है। लॉजिक पकड़ में आ रहा है। अब इस लेयर के अंदर क्या है, एटम्स है, क्योंकि ये मोनो लेयर बनाता है, यानी कि यहां पर एक एटम होगा, यहां पे इस लेयर के अंदर एक ही एटम होगा। अब इस एटम के हमारे पास इतने छोटे स्केल तो नहीं है, यहां पर आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में तो ये ना के बराबर है। तो इसका मैं डायमीटर कैसे नापूं, क्योंकि अगर मैं इसका डायमीटर निकाल लूंगा तो मुझे एक एटम का साइज तो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एटम का स्केल क्या होता है, कितना छोटा हो सकता है वो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमने इसका यूज किया, क्यों, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक या मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस लॉजिक के लिए अपने मैथमेटिक्स के जरिए इस परिस्थिति से बात करते हैं, और वो क्या है कि अगर मुझे ये पता हो कि जो ओलिक एसिड आपने इस पानी पर डाला है उसका वॉल्यूम कितना है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई मोनोलेयर है, ठीक है। आपको अगर वॉल्यूम पता हो कि आपने कितना डाला है, और इस वॉल्यूम की वजह से ये पानी के ऊपर फैल जाएगा। आपको मैं इमेज दिखाता हूं, यहां पर देखो इमेज आएगी। जैसे ही आप एक ड्रॉप डालोगे, एक सर्कुलर शेप ले लेगा आपको, और वो सर्कुलर शेप छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, और उसका रेडियस आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो अब टॉप व्यू से ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आपने इसका रेडियस कैलकुलेट किया, उस रेडियस से आपने इसका क्या निकाला, एरिया निकाला। और अब देखो मजेदार बात क्या आएगी, इसके ऊपर जो यहां पर जो एरिया है, जो आप टॉप व्यू से ऐसे देख रहे हो, साइड व्यू से ऐसे देख रहे हो, एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, ये है एरिया, ये है थिकनेस, एरिया और इसके नीचे इसकी मोटाई यानी कि थिकनेस, ठीक है। उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं, एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, टीएच लिख देता हूं वरना आप टाइम से कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस इज योर वॉल्यूम, एंड थिकनेस आ गया आपका वॉल्यूम अपॉन में एरिया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए तो आपने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, उसको फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आपने कलेक्ट किया, और फिर उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले उसमें डाला आपने, अल्कोहल में वापस से उसको डाइल्यूट किया ताकि आपका सॉल्यूशन इतना बन जाए। फिर उसमें आपने एक ड्रॉप के साइज को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ड्रॉप का साइज तो विजिबल रेंज में है, उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपने एन ड्रॉप्स डाले उसमें। तो लॉजिक को समझना, जब आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक अल्कोहल में डाला ताकि 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाए, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना ओलिक एसिड है, लॉजिकली देखो
इसमें पूरे सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब ही ओलिक एसिड है, यानी कि अगर इस पूरे सॉल्यूशन के 20 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा ओलिक एसिड के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो भाई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि जो आपने यहां पर कंटेंट लिया है उस पूरे कंटेंट में से 1/20वां हिस्सा ओलिक एसिड है। ठीक है, कैसे कि आप उसमें से जो ड्रॉप कलेक्ट करोगे उसमें से 1/20वां हिस्सा जो होगा उसका वो ओलिक एसिड होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर क्यूब के, अब देखो ये है आपका ब्लैक हिस्सा, देख लो अब ये पूरा इसमें फैल गया है, पूरा इसमें घुल मिल गया है। ठीक है, अब मान लो ये 1/3 हिस्सा है, तो अगर ये पूरा घुल मिल गया और यहां से मैं इतना हिस्सा इसका लिक्विड में निकाल लेता हूं तो इस लिक्विड का 1/3 हिस्सा ब्लैक रीजन का होगा। सिंपल, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड आपके 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर है तो 1/20वां हिस्सा उसमें ओलिक एसिड होगा, बाकी सब उसमें क्या होगा, एल्कोहल होगा, है ना। अब उसका भी अगर 1/20 हिस्सा आप कर दो, यानी कि उसका भी जो आपने अभी सॉल्यूशन बनाया है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितना ओलिक एसिड है। ठीक है, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है, नेचर से बात करो। आपने अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब उस सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल और ओलिक एसिड मिलाया हुआ है वो आपने निकाला, तो उसमें ऑलरेडी 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, ओ ए लिख दिया मैंने। इसको आपने अल्कोहल में डाला ताकि अगेन आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाए। तो अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। ठीक है, तो यहां पर अगेन वही बात हो जाएगी कि इतना हिस्सा अगर ओलिक एसिड है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के इतने बराबर हिस्से करो। कहने का मतलब यह है, जैसे यहां 1/20 किया था तो यहां पर जो क्वांटिटी आपके पास है उसमें से जब आप निकालोगे, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में से अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालोगे तो उसमें ऑलरेडी उसमें जो सॉल्यूशन होगा ओलिक एसिड का, सॉल्यूशन कह रहा हूं, क्वांटिटी जो होगी पहले वाले में 1/20 थी, इसमें और आपने सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया है तो इसमें 1/20 का भी 1/20वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको डाइल्यूट किया हुआ है, तो यहां पर अगेन 1/20 आएगा, तो यह बन जाएगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड बन गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर एक ड्रॉप ओलिक एसिड मतलब इस सॉल्यूशन का लोगे, पानी पर डालोगे, उस पर कोई पाउडर डालते हो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इस चीज को डालोगे, पाउडर का नाम याद नहीं आ रहा, बुक में आप रीड कर लेना। तो जब आप उसको डालोगे तो वो एक सर्कुलर थिन लेयर बना लेगा, और उसके पीछे यही लॉजिक कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, और इससे आपने थिकनेस निकाल लिया। और फाइनली आपने एटम की एक थिकनेस निकाली अपने इंटेलिजेंस की मदद से। यहां आप सिर्फ एक ओलिक एसिड पढ़ के मत निकल जाओ कि यार ओहो ये फॉर्मूला होता है ऐसे निकाला है, नहीं, ये तो वन ऑफ द वे है। धीरे धीरे करके तो हमने और चीजों को प्रिसाइज किया है, वेज हमारे चेंज हुए हैं। द थिंग इज वी शुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद नेचर, तब हम उन चीजों को ढूंढ सकते हैं। एटॉमिक लेवल पर थिकनेस को हम बता पा रहे हैं, वही हम चांद के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से कंपेयर कर पा रहे हैं। शेडोज को देख के हम ये बता पा रहे हैं कि अर्थ का रेडियस कितना है। पैरालेक्स मेथड से हम ये बता पा रहे हैं कि उस सितारे की दूरी, उस प्लैनेट की दूरी कितनी है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद नेचर। दिस इज वट यू हैव टू स्टडी एंड दिस इज वट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको पढ़नी है और ये चीज आपको समझनी होगी इन चैप्टर्स के जरिए, ताकि आगे आने वाली पूरी फिजिक्स आपके लिए मजेदार बने, इंजॉयबल बने, और आपको फिजिक्स से प्यार हो बल्कि उससे नफरत ना हो। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है आजकल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर्स को समझेंगे। ठीक है, हालांकि एरर्स आपके अभी आगे के जितने भी चैप्टर्स है उनमें उतना यूज होने वाला नहीं है, बट एरर को समझना जरूरी है। एरर्स का जो भी पार्ट होगा आपके, वो लैब में जो भी आप काम किया करोगे उसके अंदर आपको यूज करना होगा, और एरर को आप रियलिटी को स्टडी करने के लिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखेंगे, डायमेंशंस को देखेंगे, और फिर कोर फिजिक्स पर उतर जाएंगे हम लोग। ये भी कोर पार्ट ही है। कोर फिजिक्स का मतलब जिन पे ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, आम जनता जिस पे ज्यादा फोकस करती है, बट वहां शुरू करने से पहले यहाँ का बेस, यहाँ पे एटीट्यूड, यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।